अब आ जाते हैं नोट पर। ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी फिजिक्स में बहुत जगह पर यूज होता रहता है। तो आप यहां पर देखो नोट में क्या लिखा गया है, इफ ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसे दो वेक्टर्स लिए गए तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण उसका अगर सेम है, देन अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो इधर फॉर्मूला बताया गया था इस ये वाला, ये फॉर्मूला जो है इसका यूज करके प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री से डराइव करके दिखाने की जरूरत ही नहीं, आप डायग्राम से ही समझ जाओगे। जैसे आप सोचो कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो ये पूरा एकदम सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सभी आपस में बराबर ही हो जाएंगे। तो जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे रिजल्टेंट, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर, क्योंकि आपस में सब बराबर हो जाएंगे ना। तो जैसा ट्रायंगल इधर होगा वैसा ट्रायंगल इधर होना चाहिए, यानी कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और सेम होने का मतलब पूरे का आधा हो जाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू। मतलब क्या हुआ कि इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर दो वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर दो वेक्टर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू vectors having equal magnitude bisects the angle between them। ये बहुत जगह पर आएगा, तो जहां पर भी आता है हम लोग तुरंत ऐसे ही इस पॉइंट को ध्यान करते हैं और तुरंत हमें समझ में आता है कि वहां का एंगल क्या हो जाएगा। तो कहीं पर भी, जैसे मान लिया यहां पर आपको दो वेलोसिटीज दे दी जाए, लेकिन दोनों में स्पीड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसका अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो वो कितने डिग्री पर होगा, 45 पर होगा, क्योंकि पूरा 90 है तो आधा एंगल क्या हो जाएगा, 45। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो इधर है, तो किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर होगी, 45 डिग्री पर हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे मान लिया एक ट्रायंगल वाला केस आके हम इलेक्ट्रोस्टेट में करेंगे, यहां चार्ज रखा, यहां रखा, यहां रखा, सब कहीं सेम चार्ज रखे गए, क्यों, तो अगर हम इसके कारण इस पर फोर्स देखें तो ये F होगा, तो इसके कारण फोर्स देखेंगे तो ये भी F हो जाएगा, क्योंकि जब सारे चार्ज सेम नेचर के हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है, तो यहां भी क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और इधर भी क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वही कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 वाला, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे ना। ये एंगल कितना, 60। तो आप सोचो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट ही तो करेगा, तो ये पूरा एंगल 60, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ये हम लोग पीछे प्रूफ कर चुके हैं, डायग्राम से देख लिया था ना। तो यहां पर हम सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज, उसी के आगे आप लिख लेंगे, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सब पर वेक्टर लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी है, मान लिया तीन वेक्टर्स हैं, यहां पर भी हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, लेकिन जैसे आप सोचो कि आपके पास फार्मूला जो है वो दो वेक्टर्स को एक साथ सॉल्व करने का है, जो पैरेललोग्राम लॉ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर पहले b प्लस सी को ऐड कर लें और वो जो आए उसको हम a में ऐड करें। ठीक है, पहले b प्लस सी को ऐड करें फिर a में ऐड करें, तो यानी कि इन दोनों को हमने एसोसिएट कर लिया और उसको a में ऐड कर लिया। या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले a प्लस बी को ऐड कर लें और देन उसको हम c में ऐड कर लें, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव। तो आप जैसे हमने लिखा है ना ब्रैकेट बनाकर, वैसे आप लिखेंगे, पहले a और इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, आगे इन दोनों को ब्रैकेट में, इसे मतलब एक ही रहेगा, लिख लेंगे। नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज गिवन एज r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लिखा हुआ है बुकलेट में। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है। अब आप देखो यहां पर कि अगर आपको इस r की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, लेकिन आप a और b चेंज नहीं कर रहे हैं,
जैसे आपको कोई भी यहां पर आपको जैसे दो वेक्टर्स दिए गए, अब इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट देखें तो हम इनका रिजल्टेंट देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा और साथ में इसके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा जो थीटा है। तो अगर हम ए और बी का मैग्नीट्यूड ना चेंज करें, बस हम एंगल बदल दें, तो एंगल कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। हम ऐसे लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर 30 डिग्री कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो कैसे भी कर देंगे। तो हम इनके बीच का एंगल अगर चेंज करेंगे तो थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा चेंज होगा, और अगर कॉस थीटा चेंज हो जाएगा तो आर की वैल्यू भी तो बदल जाएगी। यानी कि हम ए और बी चेंज नहीं कर रहे हैं, एंगल चेंज करके भी हम उसके रिजल्टेंट को चेंज कर सकते हैं। तो हमें यह देखना है कि दिए गए दो वेक्टर्स ए और बी अगर हैं तो उन दिए गए दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या पॉसिबल है। जैसे आपको दो वेक्टर दे दिया गया कि आपको दे दिया कि भाई एक का मैग्नीट्यूड है 3 और एक का मैग्नीट्यूड है 5, और आपको बताना है कि इन दोनों को ऐड करके आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी बना सकते हो। जैसे आपको फोर्स दे दिया जाए कि एक 3 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, आपको बताना है कि इन दोनों को ऐड करके मैक्सिमम किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगा सकते हो या मिनिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर हम ए भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जबकि कॉस थीटा मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। भाई साइन कॉस 1 और -1 के बीच लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी इफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा मैक्सिमम है 1, तो थीटा कितना होगा, cos 0 1 होता है, तो इसलिए थीटा 0। और थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए, पैरेलल, या उसको हम लाइक वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे इन दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा, अब इसको अगर हम 0 कर दें तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो इसका मतलब वो लाइक या पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो उनको दिखा भी दिया गया डायग्राम से, ठीक है, लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज वेक्टर्स आर लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। तो इसका आर मैक्स क्या हो जाएगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1। ठीक है, तो एक तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहां पर ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है फॉर्मूला किसका, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा दिया हमने रूट। ठीक है, तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, दैट मीन्स आर मैक्स a प्लस बी आ जाएगा। नोट कर लिया ना। तो यहां पर बस जस्ट आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें कंडीशन पता चल गई कि आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमने कॉस थीटा जहां था वहां 1 रख दिया, तो ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा वो, ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि आर की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी a प्लस बी के बराबर। ऐसे हम लोग देखते हैं आगे यहां पर कि अगर ऐसे ही आपको दे दिया जाए r इज इक्वल टू आर मिनिमम, तो हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मिनिमम। जैसे उसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम होना चाहिए, तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि कॉस थीटा +1 और -1 के बीच में लाई कर। अब देखो आप अगर ध्यान दो तो चीजें वही जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वही तो रिपीट होती। अब जैसे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा मिनिमम, ये कहां ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया गया था। अब आप सोचो अगर वो पॉइंट आपके दिमाग पे एकदम सेट है कि मैक्सिमम इतना होता है, मिनिमम इतना होता है, +1 -1 के बीच में, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर अगर आप देखें cos थीटा मिनिमम -1, तो थीटा कितना होगा, 180। ये भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि -1 मतलब 180, दैट इज वेक्टर्स आर अनलाइक और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल भी आपको बता दिया गया था पीछे की, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उसको हम अनलाइक भी बोल सकते हैं और एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो आर को हम लिखेंगे आर मिनिमम
और आर मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की जगह पर -1। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो जो r मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस बी, लेकिन हम उसको माइनस ना लिखकर लिखेंगे a डिफरेंस बी। डिफरेंस इसलिए क्योंकि हम कंफर्म नहीं है पहले से कि a बड़ा होगा कि b बड़ा होगा। तो अगर a माइनस बी स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो बाहर आएगा तो वो a डिफरेंस b के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहां पर a भी तो बड़ा हो सकता है तो ये प्लस आएगा, लेकिन अगर b बड़ा हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर a या b में से कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, a डिफरेंस b, मतलब हम हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस का मतलब आपको बता दिया गया था कि आप मतलब उसमें माइनस साइन नहीं लगाते, तो वो तो वैसे हमें पता चल जाता है। अगर जैसे मान लिया कहीं पर दो फोर्स हो, अब इसमें किसी को कोई डाउट थोड़े होगा कि एक 10 न्यूटन इधर लग रहा है और इस साइड में मान लिया लग रहा है 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 4। 10 इधर 6 इधर, तो 10 माइनस 6 4, और 4 न्यूटन किधर होगा, जिधर बड़ा वाला फोर्स होगा उधर ही तो 4 न्यूटन लगेगा। तो डायरेक्शन आपको पहले क्लियर है कि बड़े वाले फोर्स की तरफ यहां पर होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो यहां से मिल जाएगा। इन अगर दोनों चीजों को हम कंबाइंड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, ए और बी का, वो रिजल्टेंट हमेशा लाई करेगा ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी के बीच में। ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी के बीच में वो लाई करेगा यहां पर, ठीक है, आर। मतलब इसका क्या हुआ कि ए प्लस बी से उसकी वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती है और ए डिफरेंस बी से उसकी वैल्यू छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं सब पर क्वेश्चंस हैं। जैसे ये जो पॉइंट है इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो लाई कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चंस में, पहले पढ़ लेते हैं सारी चीजें। ये हो गया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन अगर थीटा की वैल्यू 90, तो वही फॉर्मूला चल रहा है स्टार्टिंग का, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप सोचो उसमें अगर हम आर लिखें तो आर इज इक्वल टू लिखेंगे हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स यहां पर r की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी बहुत यूज होगा, ये जो पॉइंट है तो बहुत आसान, लेकिन यूज बहुत होता है, पूरी फिजिक्स में यूज होता है बहुत ही जगह पर। तो आपको सीधे याद रखना है, और हम ऐसे ही आपसे पूछा भी करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे टेंशन हो, वेलोसिटी हो, एक्सलेशन हो, फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है, बस दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्टेंट होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पॉइंट को एक और तरह से भी हम लोग समझ के रखेंगे, ये पहले आप लिख लो, नोट कर लिया ना आपने। इस पॉइंट को एक और तरह से हमें ऐसे समझना है कि जैसे अगर हम इस चीज को ओपन करें तो हम ऐसे तो लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आपको ये समझना है कि जो यहां पर ये दोनों वेक्टर्स होंगे, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स जो भी होंगे ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, मतलब ए परपेंडिकुलर टू
बी होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी लिखा हो, ये 100% दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ऐसे ही कहीं पर भी, जैसे मान लिया आपको ऐसे लिखकर दिखा दिया गया पी स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी वेक्टर हमने ले लिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया, तो हम क्या कहेंगे, एम और एन ये जो वेक्टर्स होंगे दोनों, ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों यहां पर m परपेंडिकुलर टू हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम मान लिया कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, मान लेते हैं हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हमने ले ली, हमसे कह दिया गया, कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे नहीं दिया जाएगा आपको, खाली डेटा दिया जाएगा, आपसे कह दिया गया 3 फोर्स हैं, जिसमें एक है 3 न्यूटन का, एक है 4 न्यूटन का और एक है 5 न्यूटन का, ठीक है, और ये तीनों फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई किए गए हैं। अब वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने का मतलब इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप उन तीनों फोर्सेस को दिखाओगे, तो एक बात क्लियर है कि 5 स्क्वायर जो है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर ऐसा डेटा दिया गया तो हम तुरंत समझ गए कि हमें किसे परपेंडिकुलर दिखाना है, 3 न्यूटन इज परपेंडिकुलर टू 4 न्यूटन। तो जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा तो आपको एंगल नहीं दिया जाएगा, आपको डेटा से ही समझ लेना है कि ये सिचुएशन परपेंडिकुलर की होती है और उसमें कौन परपेंडिकुलर होगा, 3 एंड 4 परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी आप यहां पर ध्यान रखें, चाहे तो ऐसे साइड में लिख भी लो आप, जैसे यहां पर उसी के साइड में ऐसे छोटा सा लिख लेंगे। नोट कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग एक और पॉइंट यहां पर समझेंगे। इस पॉइंट को देखो जरा, 3 डायग्राम्स आपके सामने हैं, तीनों डायग्राम में यहां पर वो जनरल फॉर्म में बनाया गया और इसमें 2 वैल्यूज ली गई हैं। तो आप पहले इस डायग्राम को देखो, यहां पर अगर आप देखें ये एंगल अल्फा है, तो अगर हम यहां पर tan अल्फा लिखें, tan अल्फा, तो tan अल्फा ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर यहां पर tan अल्फा लिखेंगे तो 1/1 हो जाएगा ना, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 है तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, ठीक है। मतलब यहां से हमने सॉल्व किया और तब हमें मिला कि ये जो अल्फा है ये कितना होगा, 45 डिग्री। रिजल्टेंट और इस 1 वाले वेक्टर के बीच का एंगल है 45। यहां पर हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था उसके बेसिस पर भी कह सकते थे कि इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो कुल मिला के एंगल 45 हो गया। अब आप यहां देखो, यहां हमने क्या किया, ये तो उतना ही है 1, भी 1 हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा। अल्फा कितना होगा, 30 डिग्री, मतलब ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जैसे ही हमने इन दोनों को बराबर रखा था, तो यहां 45 था, जैसे ही हमने इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, भाई ये 1 है, ये √3 का मतलब 1.732, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जैसे ही हमने बढ़ाया वैसे ही रिजल्टेंट इसकी तरफ झुक गया। भाई 45 पर था, कितने पर आ गया, 30 पर आ गया, मतलब वो झुक गया इसकी तरफ, तो रिजल्टेंट इसकी तरफ लीन कर गया यानी कि झुक गया। तो यहां पर कंडीशन क्या है, हमें यह दिख रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, दोनों वेक्टर्स में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, रिजल्टेंट हमेशा उसकी तरफ झुकेगा, या हम कह दें उधर साइड का एंगल छोटा होगा। जैसे अगर A, यहां पर अगर इसको A मान ले, इसको B, तो A ग्रेटर देन B है, तो आप इसे देख रहे हैं एंगल अल्फा, तो इधर का अगर एंगल बीटा ले लो तो ये एंगल कितना होगा, 60 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का एंगल रहेगा ज्यादा, तो उधर का मैग्नीट्यूड होगा कम, और जिधर का एंगल छोटा रहेगा, कम रहेगा, उधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, ठीक है। इस बेसिस पर हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपको डायग्राम यहां पर दिखाया गया है उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी रिजल्ट को यहां पर आप देखो, इसमें ए और बी दिखाया गया, आर, अल्फा और बीटा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मान लेते हैं ए की वैल्यू ज्यादा है बी से मैग्नीट्यूड वाइज, देन वेक्टर हटा दिया, तो वेक्टर हटा के लिख देते हैं, तो उसको हम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। हालांकि ये लिखने का सही तरीका नहीं होता, मैग्नीट्यूड लिखने का सही तरीका होता है कि आप उसे लिखें ऐसे, मॉड लगाकर, ये सही मेथड होता है मैग्नीट्यूड लिखने का।
बट हम लोग एक अपने सिंप्लिसिटी के लिए कि इतना सब लिखना ना पड़े, सब बनाना ना पड़े, और ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, ये थोड़ा सिंपल दिखता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही बना लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए लिखा है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोगों ने क्या समझा, देन इट इंप्लाइज दैट जिधर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उधर का एंगल छोटा होगा। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा अल्फा लेस देन बीटा। ए बड़ा है तो अल्फा छोटा हो जाएगा, और इसमें हम उल्टा एरो भी बना देते हैं दोनों साइड को, मतलब इसका उल्टा भी कि अगर अल्फा लेस देन बीटा है, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ऐसे ही हम यहां पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ ए लेस देन बी देन इट इंप्लाइज दैट, दोनों साइड को एरो, अगर ए छोटा हो गया बी बड़ा हो गया तो जिधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर का एंगल छोटा होगा, यानी कि बीटा जो है वो अब की बार छोटा हो जाएगा और अल्फा बड़ा हो जाएगा। जिधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ये उधर ही भागेगा रिजल्टेंट, तो इसका मतलब अब की बार बी बड़ा हो गया है तो रिजल्टेंट उधर भागेगा तो बीटा छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर अल्फा बड़ा हो जाएगा, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा। और इसी में तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू बी देन, और अगर ना ए बड़ा हो ना बी बड़ा हो, दोनों बराबर है तो कोई भी एंगल बड़ा छोटा नहीं होगा, फिर दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और ये तो पीछे भी पढ़ा हमने कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस इस केस में दोनों एंगल्स हो जाएंगे बराबर, अल्फा इज इक्वल टू, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे आप लिख लेंगे। इसके नीचे एक लाइन भी लिख लेंगे हम लोग, फिर पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लेना। तो यहां पर हम लोगों ने ये पॉइंट, इस पर भी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, जो यहां पर पॉइंट हमने पढ़ा, और इसमें जो रिजल्ट निकला वो क्या, कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उस वेक्टर की तरफ झुकेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो एक लाइन नीचे इसको लिख भी लो, सो द रिजल्टेंट, सो द रिजल्टेंट लीन्स टुवर्ड्स, लीन्स LEANS, लीन मतलब झुक जाना, leans towards the vector, leans towards the vector having higher magnitude, having higher magnitude। ठीक है, तो क्या लिखवाया गया, सो द रिजल्टेंट लीन्स टुवर्ड्स द वेक्टर हैविंग हायर मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट उस वेक्टर की तरफ झुक जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो एडिशन हो गया, वेक्टर एडिशन और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपको दो रूल्स दिखाए गए, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। मतलब जैसे एडिशन में दोनों है वैसे सब्ट्रैक्शन में भी दोनों रूल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को अभी तक हम जोड़ रहे थे और अब हम घटाने जा रहे हैं उसको, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना। तो आप यहां पर देखो कि जैसे जो वेक्टर है, हमने एक पॉइंट आपको पढ़ाया था नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे अगर हम यहां पर ऐसे फिक्स कर दें इसे, ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक वेक्टर लें ऐसे यहां, और इसे हमने कुछ भी बोल दिया, मान लिया इसको हमने बोल दिया ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसके अपोजिट वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो बी माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है ना ये? ठीक है, तो ये चीज हम लोग ऐसे मैंने रफली बना दिया क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं ना आपको नेगेटिव वेक्टर, तो उसका जस्ट उल्टा होगा, पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव उधर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं होगा। अगर ये 10 मीटर का था तो 10 ही मीटर का रहेगा, बस डायरेक्शन उसकी हम पलट देंगे। ठीक है, तो अब आप यहां देखो कि जैसे अगर आपसे कहा गया कि A से वेक्टर B को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है,
तो हम यहां पर b माइनस, b के पहले माइनस लगा हुआ ना, तो हम b के माइनस को ये समझते हैं, क्योंकि हम वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं तो हम उसी का यूज करेंगे। माइनस b का मतलब होता है कि हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। तो हम इसे देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a और इसमें प्लस लगाया और यहां पर हमने लिख दिया माइनस। तो अगर हमें a से b वेक्टर को घटाना है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वे प्लस माइनस माइनस रहेगा, वही चीज है। और ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करो, जिसे सब्ट्रैक्ट करने से, b को सब्ट्रैक्ट करना, तो उसकी डायरेक्शन को आप पलट देंगे, माइनस b का मतलब उसकी डायरेक्शन को पलट देंगे और फिर इस वेक्टर को a वेक्टर में ऐड कर देंगे। और ऐड कैसे किया जाएगा, पीछे वही तो पढ़ रहे थे। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो हम ट्रायंगल लॉ या हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है हमने, वही काम तो करेंगे। तो हमें क्या ये बता रहा है रिजल्ट कि हम अगर a से b को घटाना चाह रहे हैं तो हम b को रिवर्स कर देंगे और देन उसको हम a में ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है, टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर b फ्रॉम वेक्टर a, फर्स्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ b, पहले b की डायरेक्शन को रिवर्स करो एंड देन ऐड इट टू वेक्टर, और फिर इसको वेक्टर a में उठाकर आप ऐड कर दो। ठीक है, तो आप देखो यहां पर वही काम किया गया। पहले ये a वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर है ये कौन सा है, a वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, b वेक्टर। तो b वेक्टर इधर है, लेकिन अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट a प्लस b देगा हमें। लेकिन हमें क्या चाहिए, a माइनस b। तो वो हमसे ये कह रहा है कि a माइनस b निकालने का तरीका क्या है कि पहले b को रिवर्स करो। तो हमने b को रिवर्स कर दिया, उठाकर पलट दिया। तो जो ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया माइनस b वेक्टर, जस्ट वहीं पर उसको पलट दिया हमने। ठीक है, तो ये b था, ये माइनस b हो गया। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, वो तो एडिशन है, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं पीछे। ये a है और ये माइनस b है, तो हमसे कहा उसने कि a में आप इस माइनस b को ऐड कर दो। तो ऐड करने में हम क्या करते हैं, जहां ये दोनों होते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, इनिशियल, ये कौन सा होता है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल हमने ऐड कर दिया वेक्टर को यहां पर, तो ये हमें क्या देगा, ये वेक्टर इन दोनों का एडिशन देगा। देखो क्या लिखा, s इक्वल टू a प्लस माइनस b, दिख रहा है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। ठीक है ना, और प्लस माइनस क्या होता है, यानी कि ये वेक्टर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस b को। तो अगर हमें एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस वेक्टर के पहले माइनस लगा होगा, जैसे b को घटाना था तो b के पहले माइनस लगा हुआ है, तो उसको पलट दो और सिंपली दूसरे में उठाकर ऐड कर दो। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बन गया ट्रायंगल लॉ। अगर इसी चीज को हम पैरेललोग्राम में अप्लाई करें, जैसे आप देखो पैरेललोग्राम में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये बन गया वेक्टर a और ये वेक्टर b। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, जो ये डायगोनल होगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट a प्लस b देगा। लेकिन हमें चाहिए a माइनस b, तो b को माइनस करना है, तो b की डायरेक्शन को पलट दिया गया। आप देखो b को इधर हमने पलट दिया यहां पर, तो ये क्या बन गया, माइनस b बन गया। अब a और माइनस b को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने का पैरेललोग्राम का मेथड क्या है कि पहले आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। तो हमने यहां पर a और माइनस b को लेकर पैरेललोग्राम बना लिया, एंड देन ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया माइनस b। तो जो यहां से रिजल्टेंट होगा स्टार्ट, वो रिजल्टेंट इन दोनों का सम देगा। तो आप देखो यहां पर कि ये s क्या है, a प्लस, और इसमें क्या जोड़ा, माइनस b हमने जोड़ा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस b। यानी कि ये वेक्टर क्या देगा आपको, a माइनस b। ये वाला जो वेक्टर है ये आपको क्या दे रहा है, a माइनस b दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वही कंडीशन जो ऊपर इधर बताई गई वही कंडीशन यहां पर है। क्लियर हो गई बात। तो आप यहां पर एक चीज और देखो कि सिंपल तरीका है, जो एडिशन है वही समझ लो सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, जैसे एडिशन हम करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस सब्ट्रैक्शन में हमें करना क्या रहता है, हम डायरेक्ट b को ना जोड़कर b की डायरेक्शन को रिवर्स करके फिर जोड़ते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो आप, जैसे ये दोनों रूल्स जो हम लोगों ने देखे हैं, तो इसी में एक पॉइंट आप देखो यहां पर कि ये जो यहां पर दिख रहा है पूरा पैरेललोग्राम, और ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्या बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं ना।
जैसा ये ऊपर दिख रहा है वैसा एकदम नीचे दिख रहा है। यानी कि जब पैरेललोग्राम एक जैसे, जैसे ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये ए के पैरेलल है। तो जो डायगोनल ये दिख रहा है वही डायगोनल ये भी तो होगा, और जो ये डायगोनल है वही डायगोनल यहां बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस डायगोनल को उठाकर यहां भी तो रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम कह देंगे कि ये रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी को। यानी कि पैरेललोग्राम लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल्स होते हैं उसमें एक रिप्रेजेंट करता है a प्लस बी को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी को। a प्लस बी के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं पहले कि जो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा वो a प्लस बी को देगा, और a माइनस बी यहां से पता चल गया। देखो हेड और हेड को मिलाने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को। और हेड इसका किसकी तरफ आया है, b की तरफ, a की तरफ। हेड किधर आया है, a की तरफ आया है। यानी कि जो वेक्टर पहले लिखा होगा हेड उसी की तरफ जाएगा। समझ गए ना कि ये जो यहां से रिजल्ट निकला उस पूरे रिजल्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं कि रिजल्ट की एनालिसिस क्या है कि जो ये पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से ए और बी स्टार्ट हुए हैं वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हेड और हेड को मिलाएगा वो a माइनस बी को। और साथ में इसका हेड किधर आया है, a की तरफ, जो यहां पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब आप आगे देखो, यहां पर इसी चीज को यहां पर शो किया गया, इसी चीज को यहां पर दिखा दिया गया कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बनाया गया। इस पैरेललोग्राम में ये जो पॉइंट है यहां से हमने a और b दोनों बनाए, और यहां से ये वाला जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी को। और इसे हमने हेड और हेड को मिलाया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और देखो आप हेड किसकी तरफ दिखाया गया है, जो पहले है a उसी की तरफ हेड आया है। पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, हम ये अलग से कहीं नहीं बता रहे हैं, पीछे डिराइव किया गया। दोनों चीजें यहां दिखा दी गई। जैसे आपको a माइनस बी देखना है तो a माइनस बी देखो आप, यहां पर दोनों a और b बनाए गए, और a माइनस बी दिखाना है तो हमने a माइनस बी ऐसे दिखाया, यहां पर ये a माइनस बी है और a हेड a की तरफ, पहले की तरफ रहेगा। तो अगर हमें b माइनस ए दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, b की साइड में हेड कर देंगे, बस a और b तो वही रहेंगे, एंगल भी वही रहेगा, कुछ भी चेंज तो होगा नहीं। बस आपको a माइनस बी की बजाय क्या करना है, b माइनस ए। तो जो पहले होगा हेड उसकी तरफ रखना है। तो आप देखो यहां पर हेड किसकी तरफ दिखाया गया, b की तरफ दिखा दिया गया, तो ये क्या बन गया, b माइनस ए। अब यहां से रिजल्ट क्या है, जैसे आप यहां पर एक चीज देखो कि अगर हम यहां पर इन दोनों को इस तरह से रखें, ठीक है, ये a और b वेक्टर हो गए, जैसे ये a है ये b वेक्टर है, ये दोनों a और b वेक्टर हो गए। अब हमने यहां का जो गैप है उसमें ये तीसरा वेक्टर रखा, ठीक है, ऐसे देखो ये तीसरा वेक्टर रखा। तो अगर हम ऐसे रखेंगे तभी इन दोनों को टच कर रहा है, और अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो भी इन्हीं दोनों को टच कर रहा है। क्या चेंज हुआ, क्या मैग्नीट्यूड में चेंज आया। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, लिख सकते हैं नहीं। फिर से सुनो, जग जाओ थोड़ा सा। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है। तो a माइनस बी एक वेक्टर ही तो है और b माइनस ए एक दूसरा वेक्टर हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, रिवर्स डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन सेम नहीं। मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को पहले ही समझा था कि चार चीजें हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे हम लोग देखेंगे आगे, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होगा लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, क्रम का मतलब ऑर्डर, विनिमय का मतलब एक्सचेंज कर देना। तो अगर हमने ऑर्डर एक्सचेंज कर दिया, ए की जगह बी, बी की जगह ए ले आए, तो आप देख सकते हैं कि वो बदल जा रहा है, तो हम यहां पर बराबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे लिख भी दिया गया है
वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज, उसी के आगे लिखेंगे दैट इज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए। तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो जैसे जब हम दोनों को ऐड करते हैं रिजल्टेंट, तो उसको हमने r से रिप्रेजेंट किया था, तो यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम एक दूसरे सिंबल s से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये जो s है इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट, फार्मूला वही रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अंतर क्या आएगा, उसमें प्लस था क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस 2ab cos थीटा। यहां पर ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां पर एक चीज आप और देख लो कि जैसे ये लिखा है हमने a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्यों, क्या प्रॉब्लम यहां पर आई थी, डायरेक्शन की प्रॉब्लम आई थी, डायरेक्शन b माइनस ए की अलग हो जाती है, a माइनस बी की जो डायरेक्शन थी इधर और b माइनस ए की उसके उल्टा थी डायरेक्शन। अब आप यहां पर एक चीज सोचो कि जैसे अभी आपको बताया गया था कि ये वेक्टर है b, तो इसके अपोजिट वेक्टर उतने ही मैग्नीट्यूड का, उसको हम क्या कहेंगे, माइनस बी। यानी कि किसी भी वेक्टर के पहले अगर हम माइनस लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन पलट जाती। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों क्या रहेंगे, इक्वल यहां पर रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज पलट जाएंगे। तो आप यहां पर सोचो कि ये जो b माइनस ए है, इस b माइनस ए के पहले अगर आप यहां पर लगा दो माइनस, जैसे b माइनस ए है तो b माइनस ए इधर है, तो अगर हम इसमें माइनस लगा दें तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये किसी भी वेक्टर के पहले माइनस लगाओगे तो वो पलट जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम कह दें कि ये वेक्टर जो यहां पर है, इस पूरे वेक्टर को हमने कह दिया कि ये है b माइनस ए वेक्टर है, जो वैल्यू आएगी वहां पर b माइनस ए है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसके पहले माइनस लगा दें तो ये क्या होगा, पलट जाएगा ऐसे, मतलब ये वेक्टर क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और उसके पहले क्या लग गया, अरे हटो यार, b माइनस ए, माइनस लग गया। ठीक है, ये हो गया ना। तो यहां पर अगर आप इसको पलट दो इधर, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स b माइनस ए। तो अगर ये ऐसे हो गया तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं, ये पॉइंट भी आप चाहें तो लिख लो वहां पर कि a माइनस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू b माइनस ए, लेकिन a माइनस बी को आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b माइनस टाइम्स b माइनस ए। और अब अगर आप इसको मैथमेटिकली देखो तो भी समझ में आ जाएगा, जैसे हमने डायग्रामेटिकली समझाया, अब आप मैथमेटिकली देखो, माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि a प्लस में हो जाएगा b माइनस, तो ये दोनों एक ही चीज लिखी गई, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए। वहीं पर नोट कर लेंगे, जहां पर वो लिखा हुआ है ना ये वाला, उसी के नीचे लिख लेंगे ऐसे करके, बट a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए। अब यहां पर देखो, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन आपको यहां पर लिखाना नहीं चाह रहे थे। हम ये चाहते हैं कि देखो, हमें कहीं डेरिवेशन दिखाना तो है नहीं, अभी हम समझा तो देंगे, लेकिन हमें कहीं एग्जाम में बैठ के डेराइव तो करना नहीं, तो हम सीधे सीधे याद रखें। जैसे अगर हम इसको डेरिवेशन के बेसिस पर आपको बताते तो वही आपके माइंड में सेट होता, फिर थोड़ा सा जल्दबाजी में कभी कभी उल्टा सीधा भी कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो हमने सीधे सीधे याद करा दिया आपको कि अगर a प्लस बी है तो फॉर्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर a माइनस बी है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, यानी कि प्लस में यहां प्लस आ जाएगा, माइनस में माइनस आ जाएगा बस। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल। अब ये आता कैसे है फॉर्मूला, ये हम आपको समझा दे रहे हैं यहां पर, उसको एक बार बस देख लो यहां पर कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। सॉरी,
ये जो है यहां पर, जैसे आप देखो कि हमने जो ये a माइनस बी एस निकाला है वो यहां से निकाला ना, नीचे वाले ट्रायंगल से, तो ये a और b के बीच का एंगल होगा थीटा, जो आपको बताया गया एंगल बिटवीन a एंड b। तो हमें जब ये s लिखना है, तो जब हम s लिखेंगे तो हमें इस a और इस माइनस b के बीच का एंगल चाहिए होगा ना, ये वाला, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। भाई ये टोटल ऐसे है ना, b और माइनस b, जस्ट पलट देते हैं तो ये पूरा एंगल क्या होगा 180, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। यानी कि एडिशन के रूल के हिसाब से अगर हम s लिखेंगे तो लिखेंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, प्लस लगाएंगे क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, a और माइनस b को, तो प्लस लिखेंगे 2ab और यहां लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे ना। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। आज सही से जवाब दिया है, cos 180 माइनस थीटा मतलब 180 था तो cos में ही रहेगा, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस। अच्छा, ये तो वैसे कि पीछे माइनस आएगा, बड़े चालाक हम सोचे इतने होशियार कैसे हो गए तुम तो। अभी कल ही परसों तो कल ही तो पूछा था, काव काव कर रहे थे जब, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। तो डेरिवेशन समझ में आ गया ना कि ये ऐसे डराइव हुआ था, तो हमें ये सब करने की जरूरत है नहीं, कहीं दिखाना तो है नहीं, वरना हम इसको भी लिखवा देते। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे आपको बता दिया कि आप सीधे याद कर लो कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, वो बता दिया गया इधर। बाकी डायरेक्ट याद करो कि अगर ऐड करना है तो बीच में प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पर लिखा गया थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है, तो आप देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको दिखाए गए केसेस में, केस 1, केस 2 एंड केस 3। जैसे हम सिंपली ऐसे अगर बात करें यहां पर कि ए प्लस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी का, दिस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के, और ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस होगा ए माइनस बी से। तो जैसे ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, तो इन तीनों में से कौन कौन से इसमें पॉसिबल हैं? एक कोई पॉसिबल है, दो पॉसिबल, तीनों पॉसिबल हैं, या कोई भी पॉसिबल नहीं? तीनों पॉसिबल हैं। सेकंड नहीं, कुछ लोग तो बोलते नहीं है, उनके लिए पॉसिबल होना पर हमारे पास से क्या जाता है, हो जाए ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। इसमें दिमाग में एक बार ये आता है कि ये तो पॉसिबल है, जैसे हमें लगता है कि दो चीजें हमने जोड़ दी हैं और यहां दो चीजें घटा दी हैं, तो ये बड़ा ही होगा, ऐड करेंगे तो बड़ा होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा होगा। तो लगता ये है कि ये सिर्फ पॉसिबल होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ऐड कर रहे हैं दूसरा हम सब्ट्रैक्ट करें तो बराबर कहां हो जाएगा, लेस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हमें लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में अलजबरा चल रहा होता है, वेक्टर अलजबरा नहीं। जैसे अगर हम अलजेब्रिक तरीके से बात करें जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, तो अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं 5 एंड 4, ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा यहां पर 1। तो सीधी सी बात है कि एडिशन ज्यादा होगा और सब्ट्रैक्शन कम होगा, यानी कि पहला ही सिर्फ सही होगा इसके बेसिस पर, इक्वल भी नहीं हो सकता और लेस भी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं होता बल्कि डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन भी अपना इफेक्ट डालेगी, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वेक्टर में ये तीनों चीजें आप देखेंगे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल यहां पर है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां समझाई जा रही है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा और उतना बढ़िया से आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। हम अगर डायग्राम से समझें तो हमारा डेरिवेशन भी हमें समझ में आ जाएगा, मतलब जो पॉइंट है वो भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ डायग्राम से हमारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। तो देखते हैं जरा यहां पर,
कि अगर आपसे कहा गया है यहां पर कि जो एंगल है यहां पर थीटा, वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ए और बी के बीच का, देन इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब आप देखो यहां जो डायग्राम बनाया गया है उसमें ये थीटा दिखाया गया ना, तो थीटा की वैल्यू 90 से कम ही तो दिख रही, तो अगर 90 से कम है तो डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा, पैरेललोग्राम। भाई ये ए बनाएंगे, ये बी, और थीटा 90 से कम कुछ भी, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 30 कुछ भी कर दो, तो ये ऐसे बनेगा। इसमें जो ये वाला वेक्टर होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को, और ये वाला वेक्टर ये हमने अभी पीछे समझ लिया था। आप देखकर ही बता सकते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कम है, यहां पर देख के बता दिया ना। तो डायग्राम से हमें समझ में भी आ गया कि क्या होगा, और साथ ही साथ उसका रिलेशन क्या होगा वो भी समझ में आ गया। अभी इसी चीज को आप प्रूफ करने बैठ जाओ ट्रिग्नोमेट्री से, तब भी डिराइव हो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, कंडीशन याद रखना, ठीक है, कि अगर थीटा 90 से कम है तो यहां पर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो 90 डिग्री की कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि अगर 90 डिग्री पर बनाया तो ये जो बना है यहां पर ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के दोनों जो यहां पर डायगोनल्स होते हैं वो बराबर ही तो होते हैं, ये डायगोनल दोनों की लेंथ बराबर होगी। यानी कि इस केस में अगर आप देखो तो जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, वो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा किसके, मॉड ऑफ ए माइनस बी के। ऐसे आप लास्ट वाला देखो केस थर्ड, उसमें थीटा ग्रेटर देन 90 है। आप देखो यहां पर जो थीटा बनाया गया इसमें थीटा कितना था, 90 डिग्री। इसमें देखो जो थीटा बनाया गया है वो देखने में 90 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 90 से बड़ा 120 हो, 135 हो, 150 हो। अगर वो 90 से बड़ा है तो डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा, 90 से बड़ा बना है तो आप देखो जब पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, और जो ये छोटा वाला है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी, और जो हेड और हेड को मिलाता है वो ए माइनस बी होता है। तो ये ए माइनस बी है, यहां पर ये ए माइनस बी है और ये क्या है, ए प्लस बी। तो हमें देख के ही पता चल जा रहा है कि इस कंडीशन में जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर हो गया ना आपको। तो ये जो यहां पर है केसेस ये पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला तो कई बार पूछा गया, ये वाला जो केस 2 है ये 96 में पूछा गया था, 2006 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में पूछा जाएगा, आगे जिसमें लास्ट में 6 आ रहा है उसी में पूछा जा रहा है, सिर्फ पूछा कभी कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत बार पूछा गया और तमाम सारे एग्जाम्स में पूछा गया, मतलब शायद ही कोई एग्जाम बचा हो इंजीनियरिंग का या मेडिकल का जिसमें ये कंडीशन ना पूछी गई हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों तरह से पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि थीटा 90 होगा तो क्या होगा, उल्टा दे देते हैं। नॉर्मली उल्टा ही पूछा गया है कि अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे ही इन कंडीशंस को भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया क्वेश्चन बनाना है तो हम कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कि आपको जैसे यहां पर ये जो कंडीशंस दी गई हैं इनको अगर रिवर्स में आपको पूछना है, तो जैसे हमने कह दिया यही वाली मान लिया कंडीशन दे दी, अब इस कंडीशन में हमने थीटा हम बता तो नहीं सकते कितना होगा, लेकिन अगर हम यहां पर ऑप्शंस ऐसे दे दें, थीटा इज इक्वल टू यहां पर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन यहां पर दे दिया गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन यहां पर दे दिया गया कि थीटा की वैल्यू जो है वो है 135 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया कि थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया मान लिया उल्टा कि अगर ये है तो इसमें से कौन सा एंगल पॉसिबल हो सकता है, मतलब आप निकाल नहीं सकते हो, ये नहीं कि अगर ये होगा तो एंगल 60 ही होगा, समझ गए ना। अगर यहां पर एक ऑप्शन हम 30 डिग्री देते हैं तब क्या होगा, 30 हो जाएगा। ऐसे मान लो ये 50 हटाते हैं, इसकी जगह हम 30 डिग्री लिख देते हैं,
फोर्थ हो जाएगा। तो कौन कौन सा बेस लगाया तुमने, कौन सा यहाँ पर फार्मूला लगाया तुमने कि पहले 60 डिग्री बताया फिर 30 डिग्री हो गया? 30 कहां से हो गया? अगर पहले 60 बताया फिर बाद में 30, इधर तो कोई चेंज भी नहीं किया हमने ऊपर, तो 30 कैसे कन्वर्ट हो गया? फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। 30, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत हो कि 60 हो सकता है, 30 कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो यहां पर अगर ऐसे बना दिया गया तो आपको अगर ये दिया गया तो आप ये नहीं बता सकते हो एंगल क्या होगा। उसके लिए फिर आपको मैग्नीट्यूड वगैरह भी दिए जाए तब आप बता पाएंगे एंगल क्या होगा। लेकिन अगर आपको एंगल यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया, सिर्फ आपसे पूछा गया, इसीलिए हमने क्वेश्चन क्या बोला था कि इसमें से कौन सा एंगल पॉसिबल हो सकता है, मतलब किसकी संभावना है कि वो पॉसिबल है। तो अगर यहां पर हमने 150 लिख दिया था तो हमें ये पता है कि अगर ये ग्रेटर होगा तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 ही होगी। थीटा क्या होगा? और लेस देन 90 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है 60, तो ये सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों यहां पर लिख देते तब फिर ये गलत हो जाता, या तो फिर ऐसा ऑप्शन दिया जाता कि कोई भी पॉसिबल है सेकंड या फोर्थ, तब तो सही होता। लेकिन अब चार में से ही देखना था तो फिर सेकंड या फोर्थ में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे बनाया जा सकता है कि 3 में ऐसा एंगल दे दिया गया और चौथे में ऐसा दे दिया गया एक, तब आप बता सकते हैं अगर ये कंडीशन है तो ये पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ गए ना? इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो 90 डिग्री फिक्स है। लेकिन लेस या ग्रेटर में आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि यहां पर वो एंगल की पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन अगर एग्जैक्ट एंगल कैलकुलेशन चाहिए तो फिर ए और बी के मैग्नीट्यूड्स की भी जरूरत वहां पर पड़ेगी। ठीक है, तो हमने एक बस पॉसिबिलिटी बताई कि जैसे ऐसे देकर उसने कई बार पूछा है, तो हो सकता है वो ऐसे देकर कभी क्वेश्चन ना दे, तो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसमें ये 3 तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या पॉसिबल है? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां से अब स्टार्ट हो जाता है यूनिट वेक्टर। लेकिन हम यूनिट वेक्टर पढ़ने से पहले अब करेंगे क्वेश्चंस। जितना हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पढ़ा है उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग बाद में इस पर आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स 3 देख ही लिए थे। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था और ये थर्ड हो गया था। ठीक है, तो ये 3 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। What is the angle between P and resultant of P plus Q and P minus Q? ये क्वेश्चन स्पेशली डिजाइंड क्वेश्चन है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि उसमें स्पेशली ऐसा वो बना दिया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप से ही लग जाता है। ये वैसा ही कुछ बनाया गया क्वेश्चन है कि इसमें ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं। जैसे उसने कहा P और एंगल किसके बीच का पूछ रहा है, P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। तो रिजल्टेंट पहले आप देखो यहां पर, रिजल्टेंट P प्लस Q P माइनस Q का क्या होगा? R इज इक्वल टू P प्लस Q एंड प्लस यहां पर ऐड करेंगे किसे? P माइनस Q को। तो अगर आप इसे ओपन करो तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू P प्लस Q एंड प्लस P माइनस Q। तो यहां पर जो Q है वो तो हो जाएगा कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आ गई? 2P आ गई। मतलब कोई मैग्नीट्यूड वगैरह इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी ना एंगल, बस सीधे आपको पहले रिजल्टेंट तो निकालो। जैसे उसने कहा ये कई बार कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन, जबकि है इसमें कुछ नहीं। सोचते हैं कि हम कैसे प्रोसीड ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे जान गए कि यही करना। तो आप सोचो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? दोनों वेक्टर्स ही तो देखोगे ना कि ए और बी क्या है, तभी तो वो tan अल्फा tan बीटा कुछ भी लगाओगे। तो पहले हम वेक्टर देखें ना, तो उसने हमसे कहा एंगल बिटवीन P एंड दूसरा वेक्टर उसने नहीं दिया, दूसरा कहा दूसरा वेक्टर क्या है? एंड द रिजल्टेंट ऑफ। तो दूसरा वेक्टर ना तो P प्लस Q है ना ही P माइनस Q, दूसरा वेक्टर क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो पहले हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में है क्या। लेकिन जैसे ही हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला तो हमें सीधे एंगल ही पता चल गया, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आप देखो ऐसे लिखा गया, जैसे हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या बोलते हैं कि जो डायरेक्शन A की होगी या F की होगी वही A की होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और सेम डायरेक्शन में होने का मतलब थीटा क्या होता है? तो यहां पर भी तो वैसे ही लिखा हुआ है ना कि जो R है वो P का 2 गुना है, तो 2 जो है वो तो स्केलर हो गया, और P और R दोनों कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब यहां पर एंगल क्या हो जाएगा? 0।
ये चीज जो है इसका मतलब ये है कि जो आर है, जैसे अगर हम ये आर कह दें तो पी यहां पर होगा बीच में। जैसे हमने कह दिया ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है पी वेक्टर, इतना वेक्टर ये, तो आर वेक्टर जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा। ये जो रेड से दिखा दिया गया ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो पी को डबल कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो ऐसा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहां से हमें पता चल गया कि अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, और सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से ही हमें पता चल गया, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल जो टर्म होता है उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, पीछे बताया था पिछले टॉपिक में, ध्यान रखना ये टर्म यूज किया जाता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पी एंड क्यू, दो ऑर्थोगोनल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, पी और क्यू, रिजल्टेंट इन दोनों का जो है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पी, वो पी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। थर्ड, पी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल टोटल होगा 90, तो पी के साथ कम एंगल बन रहा है, तो जिधर एंगल कम होता है उधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। मतलब अगर हम इसे बनाकर ऐसे दिखाना चाहें तो हम ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे ऐसे हमने दिखा दिया कि ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q, तो ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये बन जाएगा उसका रिजल्टेंट। तो उसने आपसे कहा कि ये जो रिजल्टेंट है ये P के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम यहां पर इधर अगर 30 लिखेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं 30 डिग्री इज लेस देन 60 डिग्री। वे तो पता है 30 60 से कम होगा, तो जिधर का एंगल कम होता है तो उधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, दैट इज P इज ग्रेटर देन Q। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था जो अभी आपको समझाया गया पीछे। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड P न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। यहां पर ध्यान देंगे क्या कहा है उसने कि ये तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और वो कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है कि तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में है, इसका मतलब तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। इफ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू इज 60 डिग्री, अगर पहले दो कौन से हैं, 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या दिया है उसने, 60 डिग्री। तो उसने कहा द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू आप बताओ। तो अब इस क्वेश्चन में आप यहां पर देखो कि जो पॉइंट है उसको समझो कि अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो आप यहां पर इसका मतलब समझ लो, कुछ लिखना नहीं, बस ऐसे समझना है। जैसे तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में है, F1 F2 F3, तो तीनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से कोई भी दो ले लें, जैसे मान लिया हमने F1 और F2 ले लिया, तो F1 और F2 अगर इधर रखें और F3 को उधर ले चले जाएं, माइनस F3, ठीक है। तो अगर हम दो वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर ही तो होगा, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएगा। मतलब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। जैसे ये दोनों जोड़कर हमें एक कोई वेक्टर मिलेगा ना, F1 प्लस F2 जोड़कर, तो वो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो F3 के बराबर आएगा, लेकिन माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो वेक्टर होगा वो इस वाले के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहां पर कोई और वेक्टर, जैसे मान लें हमें F2 लिखना है, तो हमें F2 लिखना है, तो F2 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस F1 प्लस F3। कोई प्रॉब्लम इसमें कि जो F1 F3 था उसको उधर ले गए तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस हमने कॉमनली बाहर निकाल लिया और F2 लिख दिया। अब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो F2 वेक्टर है
इसका मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इस पूरे का मैग्नीट्यूड इस पूरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब इसका ये है कि जो F2 होगा इसका मैग्नीट्यूड और जो ये F1 प्लस F3 है इसका मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर। लेकिन डायरेक्शन वाइज F2 क्या होगा, अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो संतुलन में है। तो जैसे मान लिया F1 हमने इधर लगाया और F3 हमने इधर लगा दिया, ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा ना कहीं, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब अगर हम इस पर यही दो फोर्स लगाएं तो ये ब्लॉक किधर चलना स्टार्ट कर देगा, ऐसे जाएगा ना, इधर चला जाएगा। तो अगर ये दो फोर्स लगाएं इधर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर हम एक तीसरा फोर्स लें और तीसरा फोर्स क्या है, F2, तो वो इतना ही हो जितना इनका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ये आया 10 न्यूटन सॉल्व करने पर, तो जो F2 होगा वो एग्जैक्टली 10 न्यूटन का ही तो होगा जो F2 होगा। और अगर वो 10 न्यूटन से कम ज्यादा हुआ तो ये रुकेगा नहीं। अगर 10 न्यूटन होगा तो ये 10 और ये 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये ब्लॉक संतुलन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये तीनों फोर्सेस इसको इक्विलिब्रियम में बना रहे हैं तो इसका मतलब है F1 F3 का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वो F2 के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन देखो तो अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो यही यहां पर मतलब हमें समझ में आया। इसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर हमने कहा कि ये तीन फोर्स हैं 30, 60 एंड P न्यूटन, तो इसको पहले अब हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों फोर्स 30, 50 एंड 60 न्यूटन के जो हैं वो यहां पर ऐसे हमने लिख दिया 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड P न्यूटन, ठीक है, तीनों फोर्स हैं। तो अगर ये तीनों एक पार्टिकल पर लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, इसमें से किसी भी एक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी दो के मैग्नीट्यूड के बराबर ही तो होगा। कोई भी एक ले लो, 30 का देखोगे तो 60 और P के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, P और 30 को लोगे तो 60 के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट हमने पीछे समझा। तो इसका मतलब यहां पर हुआ कि अगर हमें P निकालना है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो P का मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर आएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो हमें 30 और 60 पहले दो के बीच का एंगल भी तो पता है, तो हम आराम से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लिखो एक लाइन, ऐसे लिखो 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड P न्यूटन, एंड P न्यूटन, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड P न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। So value of P, so value of P will be equal to the resultant of 30 Newton and 60 Newton, 30 Newton and 60 Newton, that is P is equal to हम लिखेंगे रूट A स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर प्लस 2A एंड B एंड cos थीटा, यानी कि cos 60, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 3600, और यहां पर अगर आप देखो तो cos 60 की वैल्यू, cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां 1/2 रखेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 1800। अगर इन सबको हम ऐड करें तो ये आ जाएगा, ये आएगा ना 6300, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 900 इंटू 7, 900 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। तो फिर 900 का स्क्वायर रूट होता है 30, तो ये आ जाएगा 30 और रूट 7। सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर
8 और क्वेश्चन नंबर फिर ये 9। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों का डायग्राम बिल्कुल देखने में एक जैसा लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो AIEEE का क्वेश्चन है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ अलग ही चीज पूछेगी। डायग्राम तो सेम रहेगा बट इसमें पूछा कुछ और गया। लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस इसमें डेटा का अंतर है। तो आप देखना यहाँ पर कि जो डेटा है उसको अगर बदल दिया जाए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम इसमें दोनों, ये दो क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाले क्योंकि दोनों है तो सेम ही क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जिसमें इस टाइप के ऑप्शंस अगर आपके सामने हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखो यहाँ पर। टू वेक्टर्स P and Q have magnitude 8 and 12 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ध्यान से पढ़ना क्योंकि डायग्राम नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। टू वेक्टर्स P and Q have magnitude 8 यूनिट and 12 यूनिट रेस्पेक्टिवली। Their resultant is perpendicular to P। उनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके? P के। P कौन है? जिसका छोटा वाला मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके वो परपेंडिकुलर है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आपको P और Q के बीच का एंगल बताना है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे हमारे दिमाग क्या आता है कि भाई ये दो वेक्टर्स हैं P और यहां पर ये दूसरा वेक्टर हो गया Q, लेकिन यहां पर ऐसे डायग्राम नहीं बनेगा। इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, P इधर बनेगा और Q ऐसे बनेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये पता चल गया कि ये डायग्राम ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, क्योंकि ऐसा कुछ दिया तो गया नहीं। तो आप इसकी लैंग्वेज को देखो, उसने कहा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है P के, और हमें पता है कि रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में लाई करता है। जैसे अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, थोड़ा इधर हो सकता है इधर हो सकता है, बट रहेगा इन दोनों के बीच में ही कहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि पता लगा P इधर है Q इधर है, रिजल्टेंट इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। रिजल्टेंट इधर कभी भी नहीं होगा, रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में ही रहेगा। रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट अगर यहां पर परपेंडिकुलर आपको बनाना है, जैसे उसने कहा P के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट आएगा ऐसे। तो अगर रिजल्टेंट इस तरीके से आ गया यहां पर, तो सीधी सी बात है कि जो दूसरा वेक्टर बनेगा वो इसके लेफ्ट में ही जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट आएगा ना, और रिजल्टेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो समझ में आ गया ना कि ये डायग्राम यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, इस तरह से डायग्राम यहां पर बनेगा। मतलब 100% अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है इस छोटे वाले वेक्टर के, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 से तो ज्यादा ही होना है, ठीक है। तो बस यही पॉइंट यहां पर समझना था, इसी के बेसिस पर हमें डायग्राम बनाना है। ये वाला वेक्टर हमने दिखा दिया P वेक्टर, और ये यहां पर रिजल्टेंट दिखा दिया गया R। तो जो Q वेक्टर होगा वो हम लोगों ने भी समझ लिया, वो ऐसे जाएगा यहां पर, तो वो Q वेक्टर ये वाला वेक्टर यहां पर बन गया, ठीक है। और हम अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये इस तरीके से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इन्हीं P और Q के बीच का एंगल बताना है, जो कि यहां पर हमने अज्यूम कर लिया थीटा। और चूंकि R और P ये दोनों परपेंडिकुलर, यार ये क्या हो रहा है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल पहले से क्लियर है 90 डिग्री, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 8, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 12, ठीक है। अब आप सोचो ये 90 डिग्री कौन सा एंगल दिया गया है? कह दो एंगल बिटवीन P एंड R दिया गया है। क्या दिया गया? अल्फा दिया गया है। तो पीछे का एकदम, मतलब ऐसे कैसे तुम लोग भूल जाते हो? जैसे ये एंगल हम लोगों ने जो सिंबल्स बनाए अल्फा थीटा, तो वही अल्फा ही तो दिया गया। अल्फा क्या होता है? रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। ए की जगह यहाँ क्या हो गया? P आ गया। तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है उसको हमने अल्फा या बीटा ही तो लिखा था। तो अगर इधर से लिखते हैं तो आप उसका सिंबल कुछ भी बना लो, तो इसको मान लेते हैं अल्फा दिया गया। तो आपको यहाँ पर अगर अल्फा दिया गया तो उसी फार्मूले से तो होगा ये क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अब इसे लिखना है। अब हमें वो फार्मूला नहीं सोचना, हमने आपको क्या बताया था, जिधर से एंगल लिखेंगे उसको एक बार लिखना है नीचे। तो 8 हमने लिख लिया एक बार नीचे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा क्या है 12, 12 का साइन ऊपर, कॉस नीचे रहेगा, यानी कि ऊपर लिखेंगे 12 साइन थीटा,
और नीचे लिखेंगे 12 cos थीटा। ठीक है, बस ये हो गया। और ये tan अल्फा क्या है, tan 90। तो या तो यहीं पर डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या करना है, वरना दो बार वही चीज लिखनी पड़ेगी। ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर tan 90। और tan 90 क्या होता है, tan 90 क्या होता है, 9, इनफाइनाइट, tan 9। और इनफाइनाइट का मतलब 1/0। तो 1/0 यहां पर लिखेंगे हम लोग 12 sin थीटा एंड डिवाइडेड बाई 8 + 12 cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, ये इधर और ये इधर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 8 + 12 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, यही हो जाएगा ना, इधर जाएगा -8, 12 नीचे आ जाएगा। -8/12 का मतलब हो गया -2 डिवाइडेड बाई 3। तो जो थीटा है वो हो जाएगा cos इनवर्स -2 डिवाइडेड बाई 3। cos इनवर्स -2/3 फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे जरा हम लोग देखें, यहां पर बिल्कुल सिमिलर टाइप से ये आपको दिख रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। मतलब बिल्कुल वैसे दिया गया है, बस उसने कहा कि एक का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे का डबल है। तो आप यहां पर वैसे कंडीशन बनाएंगे और आगे क्या दिया गया है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। तो जैसे अगर हम दो वेक्टर्स यहां पर ले लें, मान लेते हैं एक वेक्टर को हमने ले लिया a, तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हम x मान लें, a के मैग्नीट्यूड को अगर हम x मान लें, तो जो b हो जाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर, मतलब एक दूसरे के डबल है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्स, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगेन वैसे तो बनेगा, यहां पर डायग्राम ये डायग्राम इसी तरीके से बन जाएगा। यहां पर इसको हमने कह दिया ये क्या है, यहां पर रिजल्टेंट है। ठीक है, ये हो गया r, और ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो गया x, और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2x। तो वही कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ये एक का दूसरे का डबल है। तो ये वाला अगर देखें 2x है और ये x है, और ये रिजल्टेंट हो गया जो कि यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर दिखाया गया आपको। ठीक है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन का डायग्राम जैसे यहाँ था वैसे ये यहाँ पर हो गया। अब उसने भी यहाँ पर अगेन पूछा था एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, यानी कि आपसे फिर से यही पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल थीटा है ये क्या हो जाएगा। तो जो तरीका अभी आपको बताया गया था वही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वही काम करेंगे, वे cos tan 90 जो हो जाएगा करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो वैसे तो आ ही जाएगा, लेकिन इसका एक और आसान तरीका है, वो हम लोग देखें। वो मेथड क्या है कि आप सोचो कि अगर आपको कहीं से ये एंगल पता चल जाए, जिसको हम अल्फा ना लिखें वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ और लिख लेते हैं। जैसे मान लिया इसको हमने कह दिया ये फाई है, तो अगर आपको ये थीटा निकालना, ये फाई है और ये वाला एंगल आपको पता है 90, तो 90 में ये फाई ऐड कर तो क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। और ये हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं बराबर होती हैं, तो ये भी तो x हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पर x है तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल से देखें तो हम लिख सकते हैं साइन फाई, क्योंकि इसके सामने का साइड हमें देखना है ना, तो इसके सामने की साइड x हमें पता है, तो अगर एंगल के सामने की साइड देखें तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन फाई इज इक्वल टू x अपॉन 2x।
दैट इज 1/2। तो बताओ फाई की वैल्यू 30 हो जाएगा ना, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 में आप ऐड कर दो कितना 90, यानी कि आंसर क्या होगा 120। आसानी से हो गया यहाँ पर। तो जो थीटा हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 5, दैट इज 90 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120। नोट कर लिया आपने? तो अब यहां सवाल ये उठता है कि ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया गया ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया गया? तो आपको दोनों क्वेश्चन सेम ही दिए गए थे, इसमें भी अल्फा दिया गया था 90, थीटा आपसे पूछा गया था उसमें भी यही था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्यों उस वाले में नहीं लगा और वो वाला यहां पर क्यों नहीं लगाया गया? तो उसका रीजन है इसका जो डेटा दिया गया, और वो आप कैसे पहचानेंगे? इसके ऑप्शन से। जैसे ऑप्शंस अगर इनवर्स के फॉर्म में दिए गए तो आप तुरंत समझ जाओ कि उसमें जो भी डेटा दिया गया वो ऐसा नहीं दिया गया कि आप एंगल फाइंड आउट कर लो। जैसे आप सोचो यहां पर आप सोचते कि हम यहां पर निकाल लें फाई की वैल्यू, तो यहां निकालते ये 8 होता ये 12 होता, तो वहां से आप साइन फाई लिखते 8/12, और 8/12 का मतलब 2/3, तो क्या आपको पता चल जाता फाई कितना होगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगर आपको यहां पर दे दिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो थीटा कितना होगा बता सकते हो? नहीं बता पाओगे ना। तो इसका मतलब ऐसा अगर डेटा दिया गया है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इस तरह से एंगल नहीं निकाल पाएंगे। तो इनवर्स वाला अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया तो समझ जाना कि यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। लेकिन अगर उसने कैलकुलेशन यहां पर जो भी आंसर्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें अगर ऐसे डिग्रीज में लिखा गया तो इसका सीधा मतलब है कि जो डेटा दिया गया वहां से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा और हमें एंगल पता चल जाएगा। जैसे आप देखो यहां वही कॉन्सेप्ट लगाया तो क्या आया 1/2, तो 3/2 हमें नहीं पता था 2/3 क्या होता है, लेकिन 1/2 हमें पता था 30 डिग्री होता है, तो हमारा आंसर तुरंत आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, मेथड हमने दो बताए। अब ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि आप सोचो ये कितना आसान है, एग्जाम में अगर हो तो आपको कुछ लिखना ही नहीं, ऐसे ही जान जाएंगे x/2x 1/2 यानी कि 30, 30 प्लस 90 कितना 120, टिक कर दिया। इसमें जबकि आपको थोड़ा सा लिखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए दोनों तरह से बता दिया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है कहीं पर, तो आपको कैसे भी दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट आपको उनके दो तरीके बता दिए गए और ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके आंसर्स ऐसे पूछे गए एंगल, और अगर वो डिग्रीज में है तो समझ जाओ उसका डेटा ऐसा दिया गया है कि वो सॉल्व होकर डिग्री में निकाल लेंगे हम। और अगर इनवर्स में दिया गया तो समझ जाओ कि सॉल्व नहीं होने वाला, उसको हमें इनवर्स फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, यहां ध्यान दो, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर्स का सम नहीं, उनके मैग्नीट्यूड का सम दिया गया। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, यानी कि हम कह सकते हैं मान लिया दो फोर्स हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है F1 प्लस F2, उसकी वैल्यू यहां पर आपको क्या दी गई है 18, ये मान लेते हैं एक इक्वेशन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज 12, और उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस? तो आपको F1 F2 की वैल्यू बतानी है। तो जैसे हम यहां पर मान ले रहे हैं, जैसे कुछ भी अज्यूम कर लो, अज्यूम F1 इज लेस देन F2, मान लेते हैं F1 छोटा है F2 बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसे हमने अज्यूम कर लिया तो फिर हमें स्मॉलर वाले के परपेंडिकुलर रखना है रिजल्टेंट, तो हम F1 दिखाएंगे यहां पर, ऐसे हमने F1 दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया यहां पर रिजल्टेंट R, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, ठीक है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसी के आगे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 12, और जो दूसरा वेक्टर है F2 वो इधर आ जाएगा फिर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर हो गया तो F2 इधर चला जाएगा। तो डायग्राम तो वैसे ही बन रहा है, F2 ये हो गया, इसको यहां से मिला दिया गया और इसको हमने यहां से मिला दिया ऐसे, ठीक है। अब आपको उसने कहा है F1 F2 की वैल्यू बताओ, तो आप यहां पर सोचो कि जैसे ये जो दिया गया है
और ये एक इक्वेशन दी गई है। तो जैसे कहीं पर आपको F1 प्लस F2 की एक इक्वेशन दे दी गई, तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि एक इक्वेशन और मिल जाए हमें, और हम दोनों को सॉल्व करके F1 F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें यहां दिख रहा है कि ये F2 है, तो ये भी तो F2 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड्स दोनों क्या होंगी, बराबर। और ये है 12 और ये है F1, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। जैसे हम इसे कुछ नाम दे देते हैं OABC। तो ये जो OAB ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम वहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल से अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऐसे उल्टा लिख देते हैं, ठीक है? मतलब है वही चीज थोड़ा कि F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर एंड प्लस 12 स्क्वायर, वही चीज है, बस ऐसे ही F2 इधर लिख दिया हमने। तो ये तो हमें पता ही पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस F1 को इधर लाएंगे, तो F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसे हम क्या लिख सकते हैं, F2 माइनस F1 एंड F2 प्लस F1। ये कितना हो गया, 144। F2 प्लस F1 क्या है, 18, तो हमने यहां रखा F2 माइनस F1 और ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 144। तो फिर यहां से F2 माइनस F1 की वैल्यू 144 डिवाइडेड बाई 18 कितना आएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कर लो सॉल्व। तो एक इक्वेशन है F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 18 और दूसरी है F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, और फिर यहां पर इक्वेशन 1 लेते हैं बाई 1, F1 इज इक्वल टू 18 माइनस F2, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक आ जाएगा 13 न्यूटन, या न्यूटन ना लिखें, कहीं न्यूटन दिया तो गया नहीं, तो एक 13 आ जाएगा और एक आ जाएगा 5। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर इसमें कुछ बातें और हैं जो हम बता देते हैं आपको। इससे जो कैलकुलेशन बताया गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग जैसे कैलकुलेशन वाली हैं, इनको भी समझते चलें कि F1 प्लस F2 दिया गया था, तो हमारे दिमाग में है कि F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 एक रिलेशन और पता चल जाए कोई। तो हमने जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया उससे हमें समझ में आया कि इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो F2 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस 12 हो गया, तो इसे इधर लेकर आए और देन यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता ही थी 18, तो उसके बेसिस पर F2 माइनस F1 आ गया। कुछ लोग इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये जो रिलेशन मिली, तो इसमें क्या करते हैं, या इस रिलेशन में कहीं पर भी यहाँ से ऐसे मान लिया F2 लिखें, तो F2 18 माइनस F1 हो जाएगा, तो हम F2 की जगह पर रख देंगे 18 माइनस F1 और देन उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और फिर क्वाड्रेटिक के आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे और फैक्टर करके आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, तो उसी में से वो वैल्यू तो आएगी F1 की, क्योंकि आपने F2 की वैल्यू रख दी, तो F1 के टर्म में या F1 रखोगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो जो दो वैल्यूज आएंगी उसी में से जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम मान लेंगे F1 और बड़ी वाली वैल्यू को मान लेंगे F2। दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं F1 की और उसी को हम F1 भी मान रहे हैं, उसी को हम F2 भी मान रहे हैं, तो ये भी एक कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं बताया। और ऐसा नहीं कि उसमें आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन उसमें भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें आपने जब वैल्यू रखी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रही है तो या तो आप फैक्टर करो या वो श्रीधराचार्य वाला रूल अप्लाई करोगे, तो उसमें भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, तो हमने इस तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम बिना कुछ लिखे ही आराम से सॉल्व कर सकते थे, ये सब हमें कुछ नहीं करना था। आप देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 18, यानी कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 12 प्लस 5 कितना रहा, 17। अब बचते हैं ये तीन ऑप्शन, ये भी 14 प्लस 4 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। अब इसमें से हमें देखना था कि कौन सा आंसर हो सकता है। आपने जब डायग्राम बनाया तो आपको यहां पर ये मिला राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगना ही लगना है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर ये 12 है तो जो बाकी दो पॉसिबिलिटीज हैं वो 5 और 13 की हैं, इसीलिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया गया था पहले, 3 4 5 या 5 12 और 13 बताया गया था ना। तो अगर 12 है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आप इन दोनों का या इन दोनों का यूज करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप सोचो कि 14 मिलना है आपको, आप यहां पर 12 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, ऐड करो, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर यहां पर देखना है तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 13। तो हमें वो भी करने की भी क्या जरूरत है, जैसे हमें पता ही है कि 5 12 13 होता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती ना। तो अगर यहाँ 12 है तो दूसरा क्या होगा, 5 और 13, तो बिना किसी कैलकुलेशन के आ गया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इतना सब ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन वो ट्रिक से आ गया है यहाँ पर, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने ट्रिक नहीं बताई, वरना कुछ लोग तो सोचते अब लिखेंगे ही नहीं हम, जाओ ले जाओ अपना ये। तो हमने पहले आपको बता दिया, बाद में हमने ट्रिक बता दिया आपको कि यहां पर आपने पहले इस कंडीशन से चेक कर लिया कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो आपने देखा पहला नहीं पॉसिबल है, अब बचे ये तीन, तीन में से कौन सा हो सकता है, हमने डायग्राम बनाया, उसमें बना राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें लगेगा पाइथागोरस, और अगर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर 12, तो यहां पर 5 होना चाहिए और यहां पर 13, 5 एंड 13, तब आप लगाएंगे यहां पर, तो यहां 5 और ये 13, दोनों ऑप्शंस आपको यहां पर दोनों वैल्यूज मिल रही हैं इस थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, किसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, किसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन। देखो आपको यहां पर ये फोर्सेस दिए गए और इसका रिजल्टेंट उसने कहा है 4 न्यूटन, तो आप यहां पर अगर ऑप्शंस को चेक करो तो हमें ये पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, F1 डिफरेंस F2 और या फिर F1 प्लस F2, ठीक है। तो हम यहां पर F1 डिफरेंस F2 और F1 प्लस F2 करके देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखें, F1 डिफरेंस F2, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्या हो जाएगा, 0, और दोनों का ऐड करेंगे जब, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4। ऐसे सेकंड देखें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2 और 4 का, तो 2 और 4 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, 2, और यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। फिर तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 एंड 6, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 और दोनों का एडिशन हो जाएगा 8। फिर फोर्थ ऑप्शन में यहां पर दोनों को हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा, 6 न्यूटन, और ऐड करेंगे तो 10। अब आप यहां पर देखो उसने कहा है कि किसमें 4 न्यूटन आपको नहीं मिलेगा, तो आप देखो इसमें तो डायरेक्ट 4 न्यूटन मिल रहा है भाई, 0 और 4, तो बस आपको 4 न्यूटन लाना है, वो बस एक बार 4 न्यूटन मिल जाए उसमें कहीं पर भी। इसमें अगर आप देखो तो 2 और 6 आ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 6, तो 2 और 6 के बीच में कहीं तो 4 आएगा, 2 3 4, तो यहां पर कहीं तो 4 आएगा, यानी कि इसमें भी 4 आपको मिलेगा। अगर इसमें देखें, इसमें डायरेक्ट आपको 4 मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो फोर्थ है इसमें 2 और 8 न्यूटन, यानी कि 2 और 8 न्यूटन के फोर्सेस को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो चाहे जिस भी एंगल पर, उसकी मिनिमम वैल्यू 6 मिलेगी, 6 से कम पॉसिबल नहीं है और 10 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि जो भी फोर्सेस मिलेंगे वो 6 और 10 के बीच में मिलेंगे, तो 6 और 10 के बीच में कहीं भी 4 नहीं लाई करेगा, ठीक है, 4 होगा इधर साइड में, तो 6 और 10 के बीच में 4 नहीं मिलेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है,
A force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied together to produce the effect of a single force of, कौन सा? ये सब इन्हीं प्रॉपर्टीज पर हैं जो आपको बताया गया। सेकंड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। जैसे आप देखो क्या कहा गया, 6 न्यूटन और दूसरा क्या 8 न्यूटन, कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। मतलब आपसे कहा गया कि ये जो दो फोर्स हैं इनको एक बॉडी पर अप्लाई कर दो और एक सिंगल फोर्स मतलब उसका रिजल्टेंट आपको बताना है। लेकिन उसने कहा कि रिजल्टेंट कौन सा इसमें पॉसिबल है, टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। तो हमें ये चीज पता है कि जैसे हमारे पास दो फोर्स हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट वो लाई करेगा 6 डिफरेंस 8 और यहां पर 6 प्लस 8, इसके बीच में तो लाई करेगा। तो ये जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू यहां पर क्या आ रही है 2, दोनों का डिफरेंस, और यहां पर क्या आ रहा है 14। यानी कि जब आप 6 और 8 को ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 2 और मैक्सिमम वैल्यू 14। इसके बीच की सारी वैल्यूज आपके पास मिल सकती हैं, एंगल चेंज करते जाओ वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे। लेकिन आप सोचो 1 न्यूटन फाइंड कर लें तो क्या मिलेगा, आप सोचो 15 या 20 फाइंड कर लेंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये हमें इंप्लाई करके बता रहा है ओनली 11 न्यूटन आउट ऑफ 4। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 11.2 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना। तो ऑप्शन में जो ये बता रहा है उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ही पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11 न्यूटन इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम 11 न्यूटन इन चारों में से सिर्फ 11 न्यूटन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये तीनों नहीं कर पाएंगे। नोट कर लो। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। A, B and C are vectors such that C is equal to A plus B and C perpendicular to A and also C is equal to A। C perpendicular है, C equal to A का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का एंगल बताना है क्या होगा। सेकंड ट्राई करो सभी लोग, कुछ लोगों ने सेकंड ऑप्शन बताया। थर्ड, फर्स्ट, वाह, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और लोग भी ट्राई करो जल्दी से। थर्ड ऑप्शन 5/4। सेकंड, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है। पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना लोगे तो ही आप आंसर बता पाओगे, बाकी कोई कैलकुलेशन तो है नहीं इसमें। आपको C इक्वल टू A प्लस B क्या बता रहा है कि आप ट्रायंगल बनाएंगे, और C परपेंडिकुलर टू A क्या बता रहा है कि आपको उसमें दो वेक्टर C और A को परपेंडिकुलर रखना है और साथ में C और A के मैग्नीट्यूड को इक्वल भी रखना है। मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज आपको यहां पर मिल रही हैं, तो तीनों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब एक तो आपको मिल रहा है यहां पर C इज इक्वल टू A प्लस B, तो ये भी होना चाहिए वहां पर। C परपेंडिकुलर टू A ये भी आना चाहिए, और C इज इक्वल टू A ये भी आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, कई लोगों ने सेकंड ऑप्शन बताया, कुछ लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया है। तो हम लोग यहाँ पर जब डायग्राम बनाएंगे तो एक बात तय है, C और A परपेंडिकुलर होंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, C और A ऐसे हमने यहाँ पर दिखा लिया। ठीक है, और दोनों को बराबर भी रखना है। ये C हो गया और ये A हो गया, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, छोटा। तो इसमें से हम ये मान ले रहे हैं कि एक वेक्टर C है और एक वेक्टर यहां पर है A, लेकिन अभी हमने कोई एरो नहीं दिखाया यहां पर, बस हमने ये बना लिया कि दोनों वेक्टर्स यहां पर और ये बराबर मैग्नीट्यूड के बना लिए गए, तो लेंथ वाइज हमने बराबर रखा। तो अब ये चूंकि बनेगा ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल रूल अप्लाई होगा, तो इसका मतलब जो B वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यही वेक्टर यहां पर B बनेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया, और साथ में ये भी कंफर्म हो गया कि ये और ये दोनों बराबर भी हैं मैग्नीट्यूड में। तो बराबर का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा ना भाई। अगर ये दोनों बराबर है, राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों 45 हो जाएंगे। 45 का मतलब पाई बाई 4,
45 डिग्री सब बता चुके हैं ना, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो π/4 वो तो ऐसे ही याद रखो कि जो 90 डिग्री जैसे होता है तो उसको याद रखते हैं ना π/2, ऐसे 45 डिग्री को याद रखेंगे π/4। तो इसका मतलब यहां पर ये एंगल बनेगा जाकर π/4। अब आपको यहां पर क्या करना है, लगाने एरोस, क्योंकि अभी हम आंसर नहीं सेट कर सकते। आंसर उसने पूछा है ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का, तो हम यहां पर इसको भी तो फॉलो करेंगे। अभी हमने इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो करा लिया, इसको फॉलो करा लिया, लेकिन ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो आप देखो उसने क्या कहा, ए में बी को ऐड करना है, तो ये बन गया ए वेक्टर और ये बन गया बी वेक्टर। तो सी इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये हो गया एक तरह से इनिशियल पॉइंट और ये क्या बनेगा, फाइनल पॉइंट। तो इसका मतलब जो सी वेक्टर है वो यही वाला बनेगा ना, ये वेक्टर बन जाएगा सी वेक्टर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब देखो तीनों प्रॉपर्टी इसमें हमने बना दी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी वेक्टर ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए एंगल क्या है, π/4। इसलिए आंसर टिक किया गया π/4। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन टेल टू टेल या हेड टू हेड। अगर वो प्रॉपर्टी आपने नहीं लगाई तो फिर गलत हो जाएगा। π/4 क्या है, हेड और टेल के बीच का एंगल कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे बढ़ाना चाहिए आगे, जो तरीका बताया गया था कि ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन को। तो जो ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4, और इसी को हम कहेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिन लोगों ने सेकंड बताया था उनका करेक्ट। तो आप जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं था, जस्ट आपने यहां पर देखा जो भी डेटा दिया गया था, जैसे भी चीजें दी गई थी उसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया और फिर हमने वहां पर बता लिया कि एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? चलिए आज इतना रखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। पढ़ते रहना साथ में, वरना आगे फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, क्योंकि इसको हल्के में मत लेना कि हाँ इतना ही है, इसमें क्या है, ऐसे बस लाइनें तो खींची गई विचार से इधर उधर। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, पूरा ढंग से आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट जैसे समझाते हुए चल रहे हैं। यही सब बेसिक चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है।